आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 2 के बारे में, जिसमें आता है लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में। जितनी भी चीज़ें हम सेक्शन नंबर 2 में करेंगे वो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोज नंबर 96 से। 96 क्लोज में आता है इंलैंड पोस्ट के बारे में, अंतर्देशीय डाक के बारे में। द टर्म इंडियन पोस्ट मीन्स द पोस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर बाय लैंड और बाय सी और बाय एयर। भारतीय डाक का अर्थ ऐसी डाक से है जिसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? आइदर बाय लैंड, बाय सी और बाय एयर। किसके बीच में? सतह या समुद्र या वायु के माध्यम से किया जाता है। किसके बीच में? बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया। भारत में किन्हीं भी दो स्थानों के बीच। बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया एंड प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विच आर सर्व्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसे स्थान है जो भारत में है और कुछ ऐसे स्थान है जो भारत की लिमिट या भारत की सीमाओं से बाहर हैं, लेकिन जिन स्थानों पर भारतीय या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित डाकघरों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो एक स्थान मान लीजिए भारत में है, दूसरा स्थान भारत की सीमाओं के बाहर है, लेकिन इस स्थान पर भी केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों के माध्यम से अगर सेवा प्रदान की जाती है तो इन दो स्थानों के बीच में भी जो डाक का रखरखाव किया जाएगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से किया जाता है, सतह माध्यम से है, समुद्र या वायु माध्यम से है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा? अंतर्देशीय डाक कहा जाएगा, इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा। Between any places beyond the limits of India which are served by post offices established by the central government। या फिर भारत की सीमाओं के बाहर किन्हीं भी स्थानों के बीच में जहाँ केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो मान लीजिए ये स्थान भारत की सीमा से बाहर है और ये स्थान भी भारत की सीमा से बाहर है, लेकिन इन दोनों स्थानों पर जो डाक सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थापित डाकघरों के माध्यम से की जाती हैं। तो इन दोनों स्थानों के बीच में भी जो डाक का रखरखाव किया जाएगा किसी भी माध्यम से, वो किस में आ जाएगा? इंलैंड पोस्ट में आ जाएगा। उसको भी हम क्या कहेंगे? अंतर्देशीय डाक कहेंगे। तो इंलैंड पोस्ट क्या चीज़ है? द टर्म इंलैंड पोस्ट और इंडियन पोस्ट मीन्स द पोस्ट मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आइदर बाय लैंड और बाय सी और बाय एयर। भारतीय डाक का अर्थ ऐसी डाक से है जिसका रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है? किस माध्यम से करती है? लैंड, सी और एयर के माध्यम से करती है। किन स्थानों के बीच में करती है? बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया। भारत में किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में, या फिर एक स्थान भारत में है, दूसरा स्थान भारत की सीमाओं के बाहर है, लेकिन दूसरे स्थान पर जो डाक सेवाएं प्रदान की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए डाकघरों के माध्यम से की जाती हैं। तो उन दोनों स्थानों के बीच में भी डाक का रखरखाव सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उसको हम कहेंगे इंलैंड पोस्ट या इंडियन पोस्ट। फिर उसके बाद दो स्थानों के बीच में जब डाक का आदान प्रदान होता है, दोनों ही स्थान भारत की सीमाओं के बाहर है, लेकिन दोनों ही स्थानों पर जो डाक सेवाएं प्रदान की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित डाकघरों के माध्यम से जब की जाती हैं, तो उसको भी इंलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक कहा जाता है। नेक्स्ट क्लोज नंबर 97, पोस्टल आर्टिकल्स या डाक लेखों के बारे में। अब पोस्टल आर्टिकल टर्म हमने बहुत सारी वीडियोस में की, लेकिन क्या पोस्टल आर्टिकल टर्म सिर्फ लेटर्स के ऊपर लागू होती है या अन्य किसी डाक वस्तु के ऊपर भी लागू होती है? The term postal article is used to describe for the purpose of the inland the following 10 classes for each of which a distinctive rate of postage is prescribed। डाक लेख शब्द का उपयोग जब भी अंतर्देशीय के उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कि इंलैंड में, अंतर्देशीय में जब भी पोस्टल आर्टिकल टर्म का यूज़ किया जाएगा तो ये 10 क्लासेस के आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, जिन सभी के लिए अलग अलग डाक शुल्क या आप कह सकते हैं रेट ऑफ पोस्टेज निर्धारित है, प्रिस्क्राइब है। तो पोस्टल आर्टिकल का अर्थ क्या हो जाता है? पोस्टल आर्टिकल में 10 तरह की डाक वस्तुएं होती हैं, अलग अलग श्रेणियों की डाक वस्तुएं होती हैं, जिनके लिए
क्या किया जाता है, डाक शुल्क की एक विशिष्ट दर निर्धारित होती है। अब पोस्टल आर्टिकल में ये जो 10 श्रेणियां आती हैं लेखों की, वो कौन कौन सी हैं? देयर आर 10 क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। डाक लेखों की 10 श्रेणियां या 10 वर्ग हैं। कौन कौन से? अब कुछ आते हैं हमारे पास फर्स्ट क्लास में, कुछ आते हैं सेकंड क्लास में। टोटल 10 श्रेणियां हैं। 10 श्रेणियों में से जो 3 श्रेणियां हैं वो फर्स्ट क्लास आर्टिकल में आती हैं, प्रथम श्रेणी की डाक में आती हैं, और जो 7 बच जाती हैं वो द्वितीय श्रेणी की डाक में आती हैं। फर्स्ट क्लास आर्टिकल में आपके लेटर आ जाते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड आ जाते हैं। तो पोस्टल आर्टिकल्स की 10 श्रेणियां हैं। 10 श्रेणियों को विभाजित किया गया है फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और सेकंड क्लास आर्टिकल्स में। फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में 3 तरह की डाक वस्तुएं शामिल हैं, लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। 7 जो बच जाते हैं वो द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। बुक पैकेट कंटेनिंग बुक्स, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, कि ऐसे बुक पैकेट जिसमें क्या हो, पीरियोडिकल या पत्रिकाएं हो। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, अंध साहित्य पैकेट। सैंपल एंड पैटर्न पैकेट, पंजीकृत समाचार पत्र और पार्सल। तो ये टोटल मिला के 10 जो है डाक वस्तुओं की श्रेणियां हैं। इन डाक वस्तुओं की जो श्रेणियां हैं इनमें से 3 जो हैं वो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में आते हैं, 7 जो बच जाती हैं वो द्वितीय श्रेणी की डाक में आते हैं। अब फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में क्या अंतर होता है वो हम आगे करेंगे। The first 9 type of articles are letter mail and the last one is parcel mail। अब उसके बाद एक यहाँ पे देखिए 2 तरह से इनको बांटा गया है। एक तो बांटा गया है फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और सेकंड क्लास आर्टिकल्स। फर्स्ट क्लास में 3 तरह के आर्टिकल, सेकंड क्लास में 7 तरह के आर्टिकल आते हैं। इसके बाद और इनको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है कि ये जो पहले 9 प्रकार की डाक वस्तुएं हैं ये पत्र डाक में आती हैं। जहां पर भी आपको लेटर मेल शब्द दिख जाए उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसमें लेटर भी हो सकते हैं, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, सैंपल या पैटर्न पैकेट हो सकते हैं। तो पहली जो 9 तरह की डाक वस्तुएं हैं ये लेटर मेल में आती हैं, पत्र डाक में आती हैं। फिर जो एक बच जाती है वो क्या बच जाती है, पार्सल। पार्सल जो है वो पार्सल पोस्ट में या पार्सल मेल में शामिल है। तो पहले 9 प्रकार की डाक वस्तुएं लेटर मेल में आती हैं और जो लास्ट पार्सल बच जाता है पार्सल मेल में शामिल है। क्लोज नंबर 98 है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल्स, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की डाक। फर्स्ट क्लास में 3 तरह की डाक वस्तुएं आती हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड। ये तीनों फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में शामिल हैं। और सेकंड क्लास में 7 तरह की डाक वस्तुएं आती हैं। कौन कौन सी? बुक पैकेट, सैंपल एंड पैटर्न पैकेट, बुक पैकेट कंटेनिंग बुक्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पार्सल्स और ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। ये 7 तरह की डाक वस्तुएं द्वितीय श्रेणी की डाक में शामिल हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है? Under OLAP scheme, all first class mails are given air transmission within India wherever possible in India without any air surcharge। जितनी भी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं हैं, कितनी डाक वस्तुएं हैं प्रथम श्रेणी में? 3, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, आर गिवन एयर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया। इनको भारत के भीतर हवाई प्रसारण दिया जाता है, वेयर पॉसिबल इन इंडिया विदाउट एनी एयर सरचार्ज। हवाई प्रसारण तो द्वितीय श्रेणी की डाक को भी दिया जाता है, तो इसमें अलग क्या हुआ? तो जितनी भी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं हैं इनको भारत के भीतर जहां पर भी पॉसिबल होता है बिना किसी हवाई अधिभार के मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। यानी कि इनके लिए आपको हवाई शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल या प्रथम श्रेणी के जितने भी डाक लेख होते हैं उनको बिना किसी हवाई अधिभार के भारत के भीतर में जहां भी पॉसिबल हो भारत के भीतर मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। मुफ्त हवाई प्रसारण जो दिया जाता है वो एक स्कीम के अंडर दिया जाता है और उस स्कीम को कहा जाता है
ऑल अप स्कीम इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्लास मेल फॉरवर्डेड बाय एयर, अगर आप चाहते हैं कि द्वितीय श्रेणी की डाक को भी हवाई प्रसारण दिया जाए, यू हैव टू पे एयर सरचार्जेस, तो इसके लिए आपको हवाई अधिभार देना होगा। तो जितनी भी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं उनको ऑल अप स्कीम के तहत भारत के भीतर जहां पर भी पॉसिबल हो बिना किसी हवाई अधिभार के मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। और जो सेकंड क्लास मेल होती है अगर उसको भी हवाई डाक के माध्यम से आप भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एयर सरचार्जेस या हवाई अधिभार का भुगतान करना होगा। Registered newspaper are treated in sorting as a first class mail but no free air transmission। पंजीकृत समाचार पत्रों को भी फर्स्ट क्लास मेल में गिना जाता है, लेकिन किस पर्पस के लिए? सिर्फ छंटाई के उद्देश्य से। जब छंटाई की जाती है तो पंजीकृत समाचार पत्रों के साथ फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन इनको फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स की तरह मुफ्त हवाई प्रसारण नहीं दिया जाता है। तो ये फ़र्क हो जाएगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मेल में कि जो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं भारत के भीतर उनको बिना किसी हवाई अधिभार के मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। सेकंड क्लास मेल या द्वितीय श्रेणी की डाक को अगर हवाई डाक के माध्यम से आप भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हवाई अधिभार का भुगतान करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं लेटर्स के बारे में। क्लोज नंबर 99 है। अब जितनी भी श्रेणियां हमने की 10 श्रेणियों के बारे में किया वो सारी हम सीक्वेंस में करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है लेटर या पत्र के बारे में, जो सबसे मेन है पोस्ट ऑफिस में। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क का भुगतान। तो जो भी चार्जेस हैं वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करेंगे। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो सारी करेंगे। लेटर्स में बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट विद और विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। आप जो पत्र हैं उनको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं बिना डाक शुल्क के भुगतान के या डाक शुल्क का भुगतान करके। के जो पत्र होते हैं उनको डाक के माध्यम से आप डाक शुल्क का पूरा भुगतान करके या पूर्व भुगतान किए बिना भी भेज सकते हैं। तो लेटर है, अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो उनकी आप प्री पेमेंट कर सकते हैं। इनके लेटर को पोस्ट करने से पहले जो भी उसके पोस्टिंग चार्जेस बनते हैं वो आप दे सकते हैं। आप नहीं भी देंगे तब भी आपका लेटर पोस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तब क्या होगा, फिर एड्रेसी को चार्जेस देने होंगे। आगे आपके पास लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज, वजन एवं आकार की सीमा। यहाँ से इसको याद मत करना, यहाँ पे आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में टेबल में आपको ये मिलेंगे, वहाँ से आप इनको याद करेंगे। मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर कैन बी 2 किलोग्राम। तो किसी भी पत्र का अधिकतम वजन कितना हो सकता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी लेटर का मैक्सिमम वेट 2 किलोग्राम हो सकता है। मैक्सिमम साइज की बात करें, लेटर को आप रोल फॉर्म में भी भेज सकते हैं, रोल फॉर्म के अलावा अन्य फॉर्म में अन्य तरीके से भी भेज सकते हैं। अगर आप रोल फॉर्म में किसी लेटर को भेजेंगे तो किस तरह से वो होगा, इस तरह से भेजेंगे, ठीक है, इस तरह से वो सिलेंडर की तरह बनेगा। अब जब भी आप रोल फॉर्म में किसी भी लेटर को भेजेंगे, सिंगल डायमेंशन 80 सेंटीमीटर उसकी हो सकती है। सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर। अब लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, ये लंबाई प्लस व्यास क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास का 2 गुना, यानी कि व्यास को आपने जो भी डायमीटर है उसको 2 से गुना कर देनी है। लंबाई प्लस व्यास का 2 गुना या डायमीटर का ट्वाइस मिला के 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो आ जाएगी कि अगर रोल फॉर्म में है। रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में अगर आप किसी भी लेटर को भेजेंगे, जैसे आप कैसे भेज सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भेज सकते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इन अदर देन रोल फॉर्म सिंगल डायमेंशन 60 सेंटीमीटर हो सकता है। लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ सभी को मिला के सभी का योग 90 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम लिमिट्स की बात करें, अगर रोल फॉर्म में है तो सिंगल डायमेंशन 10 सेंटीमीटर, लंबाई प्लस ट्वाइस द डायमीटर 17 सेंटीमीटर, और अगर रोल फॉर्म में नहीं है, अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस तरह से है तो कैसे हो सकता है, लेंथ मिनिमम 14 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर हो सकती है, इससे कम
नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इनको याद मत करना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से इनको याद करेंगे। जो वहाँ पे करेंगे तो अच्छे से टेबल में आपको समझा देंगे ताकि आप आसानी से याद कर सकें। यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि मैक्सिमम इनका वजन 2 किलोग्राम हो सकता है। क्लोज नंबर 101 है अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स, अवैतनिक या अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पत्र। अब अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड क्या चीज़ होती है, हमने बहुत सारी वीडियोस में ये टर्म भी देखी, अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड। तो इनका मतलब क्या होता है, जैसे हमने बात की कि लेटर को अगर आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो आप पूर्व भुगतान भी कर सकते हैं और बिना प्रीपेमेंट के भी इनको पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लेटर को पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग से पहले उसके ऊपर लगने वाले डाक शुल्क का भुगतान आप नहीं करते हैं, बिना डाक शुल्क के भुगतान के आप उनको जब पोस्ट करेंगे उनको हम कहेंगे अनपेड लेटर। फिर अगर आप क्या करते हैं, डाक शुल्क का भुगतान तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, जैसे 10 रुपये लगने थे आपने सिर्फ 5 रुपये का भुगतान किया, उस तरह के लेटर को हम कहेंगे इनसफिशिएंटली पेड लेटर। तो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स का किस तरह से निपटान किया जाता है। A letter posted unpaid is charged on delivery with double the postage। जब भी किसी पत्र को अनपेड की तरह पोस्ट किया जाता है, यानी कि एक ऐसा लेटर जिसके ऊपर आप डाक शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, जब उसका वितरण किया जाएगा तो डाक शुल्क के दोगुने चार्जेस का भुगतान करना होगा। अब सेंडर ने अगर भुगतान नहीं किया है तो वो भुगतान करना पड़ेगा एड्रेसी को, प्राप्तकर्ता को। और कितना करना पड़ेगा कि जैसे लेटर आपने पोस्ट करना था तो 10 रुपये अगर उसके ऊपर चार्जेस बनते थे, आपने नहीं दिए, तो जब एड्रेसी को वो आर्टिकल या लेटर वितरित किया जाएगा तो 10 रुपये के दोगुने चार्जेस का भुगतान उसे करना होगा, यानी कि फिर उसे 20 रुपये का भुगतान करना होगा। एंड अ लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर आप किसी भी लेटर को पोस्ट करते हैं लेकिन पूरी तरह से उनके चार्जेस का भुगतान नहीं करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 रुपये लगने थे, आपने लेटर को पोस्ट करते समय सिर्फ 5 रुपये का भुगतान किया, तो 5 रुपये क्या रह गई, इसमें डेफिशिएंसी या कमी रह गई। तो जब भी इस तरह का लेटर पोस्ट किया जाता है उसको हम कहेंगे इनसफिशिएंटली पेड लेटर। और इनसफिशिएंटली पेड लेटर का जब वितरण किया जाता है तो जो भी डेफिशिएंसी होती है, जो भी कमी होती है, उसके दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। अब 10 रुपये शुरुआत में लगने थे, आपने 5 रुपये दिए, तो 5 रुपये क्या रह गई, डेफिशिएंसी रह गई। 5 रुपये के दोगुने आपको देने होंगे, यानी कि डेफिशिएंसी का दोगुना देना होगा, तो 5 गुने 2 यानी कि 10 रुपये का भुगतान आपको उस इनसफिशिएंटली पेड लेटर के लिए करना होगा। तो ऐसे लेटर जिनको अनपेड पोस्ट किया जाता है, वितरण के समय दोगुने डाक शुल्क के साथ उनका भुगतान वितरण किया जाता है। अगर आप किसी भी लेटर को इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट करते हैं तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसके दोगुने चार्जेस का भुगतान करना होगा। अनपेड लेटर्स विद और विदाउट कवर्स मस्ट बी सिक्योरली क्लोज्ड बाय द सेंडर्स। अवैतनिक पत्र कवर के साथ हों या बिना कवर के, क्या अनपेड लेटर यानी कि जिनके लिए आप कोई भी भुगतान नहीं कर रहे हैं, वो कवर के साथ हों या बिना कवर के, मस्ट बी सिक्योरली क्लोज्ड बाय द सेंडर। प्रेषक द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से बंद किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर अनपेड आर्टिकल है तो जैसे मर्जी उसको भेज दिया, ऐसा नहीं। अनपेड लेटर या अवैतनिक अगर पत्र है, यानी कि ऐसा पत्र जिसके लिए डाक शुल्क की प्री पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर वो कवर के साथ है या कवर के बिना, प्रेषक के द्वारा उसको सुरक्षित रूप से बंद किया जाना चाहिए। एंड एनी सच लेटर पोस्टेड ओपन और इनसिक्योरली क्लोज्ड। लेकिन अगर कोई भी अनपेड लेटर है, अवैतनिक पत्र है, उसको क्या किया गया है, सही ढंग से बंद नहीं किया गया है या सुरक्षित रूप से बंद नहीं किया गया है, पोस्ट ऑफिस बिफोर बीइंग फॉरवर्डेड टू देयर डेस्टिनेशन, तो डाकघर क्या करेगा, उसको गंतव्य के लिए भेजने से पहले सही ढंग से बंद कर देगा। तो अनपेड लेटर हैं, अगर अवैतनिक पत्र हैं, चाहे वो कवर के साथ हैं या बिना कवर के, उनको प्रेषक के द्वारा सुरक्षित रूप से बंद किया जाना चाहिए। लेकिन अगर उनको सुरक्षित रूप से बंद नहीं किया गया है तो पोस्ट ऑफिस उनको उनके डेस्टिनेशन के लिए भेजने से पहले सुरक्षित रूप से बंद करता है। स्पेशल पैकिंग कंडीशंस
क्लोज नंबर 102 में आता है सिनेमेटोग्राफ फिल्म। जब भी आप पत्र के माध्यम से कोई भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म भेजेंगे, व्हेन नॉन इन्फ्लेमेबल सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स आर सेंट बाई लेटर पोस्ट। जब भी पत्र डाक के माध्यम से कोई भी सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स को भेजा जाता है, अ वाइट लेबल वेयरिंग द वर्ड्स सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल इन प्लेन ब्लॉक लेटर्स मस्ट बी अफिक्स्ड टू द आउटसाइड ऑफ ईच पैकेट। तो जब भी आप लेटर पोस्ट के माध्यम से नॉन इन्फ्लेमेबल सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म को भेजेंगे, तो आपने पैकेट के बाहर क्या करना है, प्लेन ब्लॉक लेटर्स में क्या करना है, लिखना है। क्या वर्ड्स लिखने हैं, सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, जो कि प्रत्येक पैकेट के बाहर चिपका होना चाहिए। तो जब भी सुरक्षा सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की गैर ज्वलनशील फिल्मों को पत्र पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है, प्लेन ब्लॉक लेटर्स में आपको उसके बाहर क्या लिखना होता है, सुरक्षा फिल्में गैर ज्वलनशील। इस तरह के शब्दों के साथ एक सफ़ेद लेबल या वाइट लेबल को प्रत्येक पैकेट के बाहर चिपकाया जाना चाहिए। कैसे लेटर्स में लिखा जाएगा, प्लेन ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाएगा। किस तरह के पेपर का या किस तरह के लेवल का यूज़ किया जाएगा, वाइट लेवल का यूज़ किया जाएगा। उसके ऊपर क्या लिखा होगा, सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, ये चीज़ लिखी होगी। क्लोज नंबर 103 है, तो हम आगे करेंगे, आगे आएगा बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के बारे में। क्लोज नंबर 104 है आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट पैनल एनवलपीस, पारदर्शी लिफाफे में बंद लेख। अब पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे किस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखी है। मान लीजिए एक एनवल्प है और इस तरह के एनवल्प को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट एनवल्प। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह का एक पैनल होता है। इस पैनल के माध्यम से आपको एड्रेस या प्राप्तकर्ता का एड्रेस दिखाई देता है। तो इस तरह के एनवल्प के ऊपर नहीं लिखा होता है एड्रेसी का एड्रेस, कहाँ पे लिखा होता है, उस पारदर्शी पैनल के माध्यम से आपको अंदर की तरफ वो एड्रेस दिखाई देता है। तो ट्रांसपेरेंट पैनल या पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे। आर्टिकल्स सेंट इन एनवलपीज विच आर होली ट्रांसपेरेंट विल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट। ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसको आप ऐसे एनवल्प में भेज रहे हैं जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, जो पूरी तरह से पारदर्शी है, उसको कभी भी डाक के माध्यम से पोस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी आर्टिकल जिसको आप ऐसे एनवल्प में भेज रहे हैं जो होली ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से पारदर्शी है, उसमें कभी भी आप आर्टिकल को नहीं भेज सकते हैं, उसको डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास आर्टिकल्स इन एनवलपीज विच विद अ ट्रांसपेरेंट पैनल विल हाउएवर बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट प्रोवाइडेड दे कन्फर्म द टू द फॉलोइंग कंडीशन। पूरी तरह से पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे में तो आर्टिकल आप भेज नहीं सकते, लेकिन पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे में सामग्री डाक द्वारा प्रेषित की जाती है, जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब पारदर्शी पैनल वाले लिफाफे का क्या अर्थ हो जाएगा, इस तरह से एनवल्प है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, सिर्फ उसमें इतना सा भाग ट्रांसपेरेंट है जिसके माध्यम से आपको एड्रेसी का एड्रेस दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, द ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट बी पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन सो दैट द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी अपीयर्स इन सेम डायरेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द डेट स्टैम्प इज नॉट इंटरफेयर्ड विद। पारदर्शी पैनल सबसे बड़े आयाम के समानांतर होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता का पता उसी दिशा में दिखाई दे और दिनांक मोहर का इसके साथ हस्तक्षेप ना हो। अब यहाँ पे मान लीजिए एक एनवल्प है, इस एनवल्प में ट्रांसपेरेंट पैनल किस तरह से होगा, इस तरह से ट्रांसपेरेंट पैनल होगा। इस तरह के ट्रांसपेरेंट पैनल के बारे में बोला गया कि इसके अंदर से जो भी प्राप्तकर्ता का आपको एड्रेसी का एड्रेस दिखाई देगा वो किस तरह से दिखाई देगा, इस वाली डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो ये जो पैनल है, ट्रांसपेरेंट पैनल है, वो कवर की लंबाई के समानांतर होना चाहिए। जिस दिशा में कवर की लंबाई है उसी दिशा में ये भी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ताकि आपको एड्रेसी का एड्रेस भी इसी डायरेक्शन में दिखाई दे और साथ में डेट स्टैम्प भी इसके साथ इंटरफेयर ना करे।
द एड्रेस मस्ट बी क्लियरली रीडेबल थ्रू द पैनल, फिर उस पैनल के माध्यम से जो एड्रेस लिखा है वो साफ और स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, सही ढंग से और स्पष्ट रूप से आप पढ़ सकें, इस तरह से होना चाहिए। एंड नो अदर कम्युनिकेशन शुड बी विजिबल थ्रू द पैनल सो एज टू इफेक्ट द क्लियरिटी ऑफ द एड्रेस, फिर पैनल के माध्यम से कोई भी संचार नहीं दिखाई देना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पैनल होगा उसके माध्यम से आपको एड्रेस बिल्कुल क्लियरली दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी संचार आपको उस पैनल के माध्यम से दिखाई नहीं देना चाहिए। और इससे क्या हो सकता है कि जो एड्रेस लिखा है उसको पढ़ने में मुश्किल हो सकती है। तो पैनल के माध्यम से सिर्फ आपको और सिर्फ एड्रेस दिखाई देना चाहिए, ना कि कोई संचार। If any postal article contravening the above provisions is found during the course of transmission, it will be returned to sender. यदि कोई भी डाक वस्तु ऊपर दिए गए कंडीशंस का, ऊपर दी गई शर्तों का पालन करती हुई नहीं पाई जाती है और वो प्रसारण के दौरान मिलती है तो उसको प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस आ जाएंगी कि किस तरह से आपने ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प का यूज़ करना है। सबसे पहले जो आप एनवल्प यूज़ करेंगे वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, ट्रांसपेरेंट पैनल एनवल्प की लंबाई के पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। जो एड्रेस है एड्रेसी का वो उस पैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य इस तरह से होना चाहिए कि आप उसको आराम से पढ़ सकें। फिर उसके बाद एड्रेस के अलावा कोई और कम्युनिकेशन या कोई और संचार उसके माध्यम से नहीं दिखाई देना चाहिए जिसकी वजह से एड्रेस को पढ़ने में कोई भी मुश्किल हो। अगर ऐसी जो कंडीशंस हैं ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प के लिए, आर्टिकल उनको फॉलो करते हुए नहीं पाया जाता है और प्रसारण के दौरान मिलता है तो उसको रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 105, आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ओपन पैनल एनवल्पिस, खुले पैनल लिफाफों में बंद लेख। नो ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल बाय पोस्ट इन एनवल्प ऑफ ओपन पैनल विच डज नॉट फॉलो बिलो कंडीशंस, कोई भी डाक वस्तु खुले पैनल वाले लिफाफे में प्रेषित नहीं की जाएगी अगर वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है। अब ये जो हमने किया ट्रांसपेरेंट पैनल वाला एनवल्प, इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो आपका पैनल है या ये जो खिड़की है जिसके माध्यम से आपको एड्रेस दिखाई देगा, इसके ऊपर इस तरह का मटेरियल होता है, आप कह सकते हैं पॉलीथीन हो सकता है, जिसके माध्यम से आपको एड्रेस दिखाई दे। लेकिन अब जो 105 क्लोज में बात कर रहे हैं उसमें बताया गया कि ये जो पैनल है ये खुला रहेगा, इसके ऊपर कुछ भी ट्रांसपेरेंट चीज नहीं लगी होगी। तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कोई भी एनवल्प जिसमें ओपन पैनल होगा उसको डाक के माध्यम से भेजने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। ओपन पैनल शुड नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो जो ओपन पैनल होगा, मान लीजिए ये एनवल्प है और इसमें ये पैनल है और ये ओपन है, इसके ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज नहीं लगी है, तो इस पैनल का जो साइज है वो क्या हो सकता है 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। द पैनल मस्ट बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द एनवल्प। उसके बाद जैसे आपके पास ये एनवल्प है तो ट्रांसपेरेंट पैनल जो रहेगा उसकी लंबाई भी एनवल्प की लंबाई के समानांतर होनी चाहिए। अब ये क्या है, एनवल्प की लंबाई है इस डायरेक्शन में है तो पैनल की जो लंबाई है वो भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। A minimum space of at least 1.5 centimeter must be left between the sides and base of cutout panel and the respective edges of envelope for postage stamps. डाक टिकटों के लिए कटे हुए पैनल के किनारों और आधार तथा लिफाफे के संबंधित किनारों के बीच कम से कम 1.5 सेंटीमीटर की न्यूनतम जगह छोड़ी जानी चाहिए। अब ये एनवल्प है, इसके बीच जो ट्रांसपेरेंट पैनल की बात की गई है उसमें बताया गया है कि ये जो कटआउट पैनल है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी ट्रांसपेरेंट चीज नहीं लगी है, ये खुला पैनल है, तो इस तरह के पैनल को जब एनवल्प के अंदर रखा जाएगा या एनवल्प के अंदर इस तरह का जो पैनल होगा उसके लिए बताया गया है कि कम से कम 1.5 सेंटीमीटर जगह आपको छोड़नी है। क्यों छोड़नी है, डाक टिकट लगाने के लिए। अब 1.5 सेंटीमीटर जो जगह छोड़नी है वो कहां से छोड़नी है, बेस से, यहां से लेकर
पैनल के और एनवल्प के जो साइड है उनके बीच में 1.5 सेंटीमीटर का गैप होगा और जो रिस्पेक्टिव साइड्स हैं उनके बीच में भी कम से कम 1.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? पोस्टेज स्टैम्प्स उस एनवल्प के ऊपर लगाने के लिए। नो रिटर्न और प्रिंटिंग अदर देन एड्रेस शुड बी विजिबल थ्रू दी पैनल, और उस पैनल के माध्यम से सिर्फ आपको सिर्फ एड्रेस दिखाई देना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी प्रिंट किया हुआ उस पैनल के माध्यम से दिखाई नहीं देना चाहिए। एनक्लोजर्स फोल्डेड दैट द आर्टिकल कैन नॉट मूव इन एनवल्प। अब देखिए यहाँ पे जो एनवल्प के अंदर आप सामग्री डालेंगे, जैसे आपने एक A4 साइज का पेपर उसके अंदर डालना है तो A4 साइज पेपर के ऊपर ही एड्रेसी का एड्रेस लिखा होगा। आपने A4 साइज पेपर को इस तरह से फोल्ड करके एनवल्प के अंदर डालना है कि एनवल्प के अंदर डालने के बाद वो अपनी जगह से ना हिले। अगर वो अपनी जगह से हिलेगा तो हो सकता है एड्रेस भी एनवल्प के अंदर चला जाए, आपको उस पैनल के माध्यम से दिखाई ना दे। एनक्लोजर्स ऑफ फोल्डर यानी कि एनवल्प के अंदर जो भी आप चीज़ डालेंगे आपने उसको उस तरह से फोल्ड करना है कि एनवल्प के अंदर वो मूव ना कर सके, हिल ना सके, ताकि जो उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो शिप ना जाए, हिडन ना हो जाए। इफ एनी आर्टिकल फाउंड इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन नोट फॉलोइंग द कंडीशंस, अगर प्रसारण के दौरान इस तरह की कोई डाक वस्तु शर्तों का पालन करती हुई नहीं पाई जाती है, देन इट विल बी रिटर्न टू सेंडर, तो इसे भी क्या किया जाएगा? प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा लेटर्स के बारे में, किस तरह से ट्रांसपेरेंट पैनल वाले एनवल्प में आप आर्टिकल भेजेंगे और किस तरह से अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स के ऊपर आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। सेकंड है आपके पास लेटर कार्ड के बारे में। इनले लेटर कार्ड या लेटर कार्ड भी इसको कहा जाता है, तो ये भी किस में आ जाता है? प्रथम श्रेणी की डाक में आ जाता है। क्लोज नंबर 106 है डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में। अ लेटर कार्ड मीन्स अ शीट ऑफ पेपर ऑफ द काइंड ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग सुटेबली फोल्डेड एंड गम्ड। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जब करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली अच्छे से समझाया जाएगा, वहाँ पे एग्जाम्पल भी होगी, वहाँ पे इनकी पिक्चर भी हो सकती है, कह सकते हैं चित्र भी लगे होंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। लेटर कार्ड क्या होता है? लेटर कार्ड ए शीट ऑफ पेपर होता है, पेपर की एक शीट होती है जिसके ऊपर आप अपना कोई भी लेटर या अपना कोई भी संचार लिखेंगे। फिर लिखने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है, जो भी निर्धारित तरीके से उसको फोल्ड किया जाता है, फोल्ड लगा के उसको गोंद लगा दी जाती है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होता है? लेटर कार्ड या इनले लेटर कार्ड होता है। तो इसके ऊपर आप क्या करते हैं? अपना जो भी संचार है वो लिखेंगे, फिर यहाँ से इसको फोल्ड किया जाएगा, यहाँ से फोल्ड होती है, यहाँ से भी और यहाँ से भी फोल्ड होती है, और उसको गोंद लगा के फिर बंद कर दिया जाता है। लेटर कार्ड्स क्लोजली रिसेंबलिंग इन साइज एंड शेप ऑफ द एरोग्राम फ्रॉम फॉरम यूज्ड इन फॉरेन सर्विस। लेटर कार्ड जो होते हैं एरोग्राम के आकार तथा आकार की बारीकी से मिलते जुलते होते हैं। तो विदेशी सर्विस में या विदेशी सेवा में जो एरोग्राम्स का यूज़ किया जाता है उन एरोग्राम्स के साइज और शेप के साथ ही बारीकी से मिलते हैं। लेटर कार्ड जो होते हैं विदेशी सेवा में यूज़ किए जाने वाले एरोग्राम से साइज और शेप के मामले में बारीकी से मिलते हैं। दे आर इशूड बाय द इंडियन पोस्ट ऑफिस फॉर द यूज ऑफ पब्लिक, और इन्हें क्या किया जाता है? डाक घर के द्वारा जनता के उपयोग के लिए जारी किया जाता है। अ लेटर कार्ड हैज अ स्टैम्प ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ पोस्टेज इम्प्रेस्ड ऑन इट। लेटर कार्ड पर निर्धारित डाक मूल्य की मुहर लगी होती है। अभी हमने पहले भी किया था कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पहले से ही डाक टिकट लगी हुई कुछ स्टेशनरी आइटम्स को इशू करता है, जारी करता है, तो उसमें लेटर कार्ड भी आ जाएगा। लेटर कार्ड के ऊपर निर्धारित मूल्य की डाक टिकट पहले से ही इम्प्रेस की गई होती है, लगी होती है। तो ये आ जाएगा लेटर कार्ड की। लेटर कार्ड क्या होती है? पेपर की एक शीट है जिसके ऊपर संचार लिखने के बाद आप उसको उपयुक्त तरीके से फोल्ड करके गोंद लगाते हैं और उसको भेज दिया जाता है।
लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, निजी निर्माण के पत्र कार्ड। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान देनी है वो चीज़ ये है कि यहाँ पे हो सकता है आपको डायमेंशंस अलग मिले, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में अलग मिले। अब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम अपडेट करते रहते हैं, लेकिन पीओ गाइड पार्ट 1 जो है वो अपडेट होता है, लेकिन कभी कभार उसमें ज़्यादा अपडेशंस वो नहीं करते हैं। अब इसमें जो साइज लिमिट्स दी गई हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो साइज लिमिट्स दी गई हैं, हो सकता है दोनों अलग हों और आपको दोनों की दोनों ही याद करनी है। अब ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शंस में आपको ये वाली डायमेंशंस हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करने वाली जो करेंगे डायमेंशंस वो नहीं दिखाई देंगी। अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाली डायमेंशंस दिखेंगी तो इन ये वाली डायमेंशंस आपको ऑप्शंस में नहीं दिखेंगी। तो ऑप्शन जैसी होगी वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वो पीओ गाइड 1 के हिसाब से पूछा है तो वैसे आपका आंसर होगा, अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग पूछा है तो वैसा ही आपका आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा छेड़खानी इसीलिए नहीं किया है, क्योंकि अगर फुली अपडेट करेंगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, लेकिन ये डायमेंशंस आपको याद करनी है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड्स आर परमिटेड अंडर कंडीशंस, निजी रूप से या निजी तौर पर निर्मित या मतलब कि जो प्राइवेटली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इस तरह के प्रिंटेड लेटर कार्ड्स की परमिशन होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है, वेट शुड नॉट एक्सीड 5 ग्राम्स। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में 3 ग्राम है, अपडेट हुआ उसके बाद बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हर बार इसको कैंसिल किया जाता है। इसका अपडेटेड क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने याद रखना है 5 ग्राम। किसी भी इनलाइन लेटर कार्ड जो कि प्राइवेट मैन्युफैक्चर का होगा, निजी तौर पर निर्मित लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट 5 ग्राम हो सकता है। साइज लिमिट्स की बात करें, जब ये अनफोल्डेड होता है, अनफोल्डेड में मैक्सिमम इसका साइज 30x21 सेंटीमीटर और मिनिमम 20x14 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में प्राइवेट वाला नहीं है, उसमें डायरेक्टली है सिंपल इनलैंड लेटर कार्ड, लेकिन यहाँ पे प्राइवेटली इनके जो निजी तौर पर निर्मित होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्या आ जाएगा, लेटर कार्ड आ जाएगा। ये जो लेटर कार्ड है जब ये अनफोल्डेड होगा, यानी कि जब ये खुली स्थिति में है, तो इसका मैक्सिमम साइज 30x21 सेंटीमीटर हो सकता है। मेन जो चीज़ है वो ये वाली है, तो इसके साइज की बात की है कि 30x21 सेंटीमीटर हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करें 20x14 सेंटीमीटर हो सकता है। उसके बाद ये वाली चीज़ देखो, ये वाली चीज़ और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली चीज़ का साइज एक जैसा रहेगा। ये जो बाहर चीज़ बच जाती है इसको हम कहते हैं फ्लैप। फ्लैप क्या चीज़ होती है, जिसको आप फोल्ड करके गोंद लगाते हैं और चिपका देते हैं। तो जो फ्लैप होते हैं उनके साइज़ की बात करें 2.5x12.5 सेंटीमीटर एक साइड में। एक साइड कौन सी होगी, ये ऊपर वाली, ठीक है। ये वाली जो साइड है 2.5x12.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकती है, और दूसरी साइड यानी कि ये जो साइड्स में है 1.5x7.5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके जो इनलाइन लेटर कार्ड होते हैं प्राइवेट मैन्युफैक्चर के, उनकी साइज लिमिट्स आपको याद करनी है। जब इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो इसकी मैक्सिमम, फोल्ड करने के बाद तो सिंपल इस तरह से ये बन जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट, साइज लिमिट क्या हो जाएगी 15x10.5 सेंटीमीटर, और मिनिमम जो है वो क्या आ जाएगा 10x7 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास printed on the outside at top left corner on address side of every folded letter card word inline letter card। अंतर्देशीय प्रसारण के लिए अभिप्रेत प्रत्येक मुड़े हुए पत्र के पते की ओर बाहिनी हाथ के कोने पर बाहर की तरफ क्या लिखा होना चाहिए, अंतर्देशीय पत्र कार्ड या इनलाइन लेटर कार्ड लिखा होना चाहिए। क्लोज नंबर 108 है कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ILC। अंतर्देशीय पत्र कार्ड के प्रसारण के लिए क्या क्या शर्तें हैं। नथिंग विल बी अटैच्ड और एनक्लोज्ड इन एन ILC। अंतर्देशीय पत्र कार्ड के साथ या उसके अंदर कुछ भी संलग्न नहीं होना चाहिए। इसके साथ ना तो आप कुछ जोड़ेंगे और ना ही इसके अंदर कुछ आप संलग्न करके भेजेंगे। ये सिंपल सिंगल शीट रहेगी, उसी के ऊपर आप अपना संचार लिखेंगे, उसी को निर्धारित तरीके से फोल्ड किया जाएगा और गोंद लगा के भेजा जाएगा। ना तो इसके साथ कुछ भी अटैच किया जाएगा और ना ही इसके अंदर कुछ एनक्लोज या संलग्न करके भेजेंगे।
चार्जेस ऑन डिलीवरी, डिलीवरी के समय क्या शुल्क लगेगा ऑन अनपेड इनलाइन लेटर कार्ड। अगर आप इसको अनपेड भेजते हैं, जो चार्जेस लगने थे आपने शुरुआत में नहीं दिए, तो जो इसका वितरण होगा तो दोगुने डाक शुल्क लिए जाएंगे। प्रीपेड रेट क्या होता है, जो पहले चार्जेस लगने थे, तो जो पहले चार्जेस लगने थे पोस्टिंग के समय, उसके दोगुने चार्जेस आपको देने होंगे। अगर इनसफिशिएंटली पेड है, इनके पहले जो चार्जेस लगने थे उसमें से कुछ का आपने भुगतान कर दिया और कुछ का नहीं किया, तो जिसका भुगतान या जितने चार्जेस का भुगतान आपने नहीं किया होगा उस डेफिशिएंसी के दोगुने चार्जेस आपको देने होंगे। If a letter card infringing the following conditions, then it will be taxed as letter. अगर इनलाइन लेटर कार्ड ऊपर दी गई शर्तों का पालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो इसको क्या किया जाएगा, पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। एंड डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड। और इसके ऊपर जो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, पत्र डाक दर के अनुसार कमी के दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो इनलाइन लेटर कार्ड जो होता है, जब भी शर्तों का जो भी इसके लिए कंडीशंस है उनका पालन करते हुए नहीं पाया जाता है तो इसको पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसको पत्र माना जाएगा। और उसी के अनुसार फिर क्या, डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट, पत्र डाक दर के अनुसार जो भी कमी होगी, क्योंकि ILC है उसके ऊपर जो भी आपने चार्जेस दिए हैं, अगर 2 रुपये 50 पैसे दिए हैं तो इसको भी हम करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कि चार्जेस कितने कितने लगते हैं। जैसे ILC की बात करें 2 रुपये 50 पैसे लगेंगे। अब 2 रुपये 50 पैसे लगेंगे आपने दे दिए, ठीक है, लेकिन जो निर्धारित शर्तें हैं बाकी वो उनका पालन नहीं कर रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में इसको क्या माना जाएगा, लेटर। अब किसी भी लेटर के ऊपर जो मिनिमम चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 5 रुपये। अब 5 रुपये मिनिमम चार्जेस लगते हैं, ILC को भी जब लेटर माना जाएगा तो जो भी डेफिशिएंसी होगी उसका दोगुना किया जाएगा। यानी कि लेटर के ऊपर मिनिमम 5 रुपये चार्जेस लगते हैं, तो 5 रुपये माइनस 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे ही बच जाते हैं, उसके दोगुने यानी कि फिर से 5 रुपये आपको उसके लिए देने होंगे। नोट परमिसिबल एज कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज। अब इसका यूज आप विदेशी देशों को संचार भेजने के लिए नहीं करेंगे, पाकिस्तान और नेपाल को भेजने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा किसी और देश के लिए इनलाइन लेटर कार्ड का यूज नहीं किया जाएगा कम्युनिकेशन या संचार भेजने के लिए। लेकिन अगर कोई मेरी तरह है और वो भेज देता है तो ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर, तो इसे इनसफिशिएंटली पेड लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट कार्ड के बारे में। पोस्ट कार्ड भी किस में आ जाते हैं, प्रथम श्रेणी की डाक में आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन, single or a reply postcards for transmission by the inland post are issued by the post office for the use of public। अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए एकल और उत्तर पोस्ट कार्ड जनता के उपयोग के लिए डाकघर द्वारा जारी किए जाते हैं। तो किस तरह के पोस्ट कार्ड होते हैं, सिंगल और दूसरे होते हैं रिप्लाई पोस्ट कार्ड। तो इनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है अंतर्देशीय डाक के माध्यम से प्रेषण के लिए। अ सिंगल कार्ड हैज़ अ स्टैम्प ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू इम्प्रेस्ड ऑन इट। अब इसमें देखिए एक सिंगल है, दूसरा रिप्लाई पोस्ट कार्ड है। इसमें जो सिंगल पोस्ट कार्ड होता है उसके ऊपर निर्धारित मूल्य का डाक टिकट पहले से ही अंकित किया हुआ होता है। Similarly, a reply postcard has a stamp of the prescribed value impressed on each card। इसी तरह से जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड होते हैं उनके ऊपर भी निर्धारित मूल्य की डाक टिकट अंकित होती है। तो दोनों ही सिंगल भी और रिप्लाई भी दोनों तरह के पोस्ट कार्ड के ऊपर निर्धारित मूल्य के डाक टिकट अंकित होते हैं। वन पार्ट ऑफ रिप्लाई पोस्ट कार्ड इज इंटेंडेड टू कंटेन द सेंडर्स कम्युनिकेशन। अब जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड के ऊपर, ठीक है, एक तो गया सिंगल पोस्ट कार्ड, वो तो भेजा और एड्रेस ही तक पहुंच गया, उसका जो भी पर्पस था वो खत्म। लेकिन जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है उसमें क्या होता है, उसका एक हिस्सा किसके लिए रहता है, प्रेषक के संचार या कम्युनिकेशन के लिए रहता है। व्हाइल द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर एड्रेसेस आंसर। क्योंकि रिप्लाई पोस्ट कार्ड है तो इसमें जो भी आप अपना कम्युनिकेशन भेजेंगे उस कम्युनिकेशन के लिए एड्रेसी या प्राप्तकर्ता के द्वारा रिप्लाई किया जाएगा। तो जो आपका रिप्लाई पोस्ट कार्ड होता है इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसका एक हिस्सा प्रेषक के कम्युनिकेशन या प्रेषक के संचार के लिए रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है वो प्राप्तकर्ता के आंसर के लिए या प्राप्तकर्ता के लिए
प्राप्तकर्ता के उत्तर के लिए रहेगा। एंड व्हेन डिटैच्ड एंड पोस्टेड बाय लेटर विल बी कैरिड टू डेस्टिनेशन थ्रू पोस्ट इन द सेम वे एज अ सिंगल पोस्ट कार्ड। अब देखिए एक रिप्लाई कार्ड है, ठीक है, रिप्लाई पोस्ट कार्ड है, तो रिप्लाई पोस्ट कार्ड का जो एक हिस्सा है वो प्रेषक के संचार के लिए रहेगा, दूसरा जो हिस्सा है इसका सेकंड पार्ट जो है वो प्राप्तकर्ता के रिप्लाई या प्राप्तकर्ता के उत्तर के लिए रहेगा। अब जो सेंडर है उसने अपना संचार भेजा, जब वो एड्रेसी तक पहुंच गया, एड्रेसी ने वो संचार पढ़ा, फिर उसको क्या किया जाएगा, उस रिप्लाई पोस्ट कार्ड के दोनों पोर्शंस को अलग किया जाएगा। अलग करने के बाद जो भी रिप्लाई होगा प्राप्तकर्ता का, वो अब उसके साथ लगे रिप्लाई पोर्शन या नेक्स्ट पार्ट के ऊपर लिखा जाएगा, फिर उसको बाद में पोस्ट किया जाएगा सेंडर के लिए। जब सेंडर के लिए उसको बाद में पोस्ट किया जाएगा तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, सिंगल पोस्ट कार्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 1110 पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, निजी निर्माण के पोस्ट कार्ड। सिंगल एंड रिप्लाई कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज पोस्ट कार्ड प्रोवाइडेड दैट द पोस्टेज इज प्रीपेड इन फुल। निजी निर्माण के एकल और उत्तर पोस्ट कार्ड के रूप में डाक द्वारा प्रेषित किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो भी पोस्टेज चार्जेस होंगे वो आपको प्रीपेड करने होंगे, उनका पूरी तरह से पूर्व भुगतान आपको करना होगा। Their dimensions are not greater than 15 cm by 10.5 cm और less than 10 cm by 7 cm। अब इसके आयामों की बात करें तो मैक्सिमम जो साइज वो 15 cm by 10.5 cm हो सकता है, और मिनिमम की बात करें 10 cm by 7 cm हो सकता है। They are neither thinner nor more flexible than inland पोस्ट कार्ड्स इश्यूड बाय पोस्ट ऑफिस। अब जो पोस्ट कार्ड डाकघर के द्वारा, भारतीय डाक के द्वारा जारी किए जाते हैं, उन पोस्ट कार्ड्स की तुलना में प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले पोस्ट कार्ड ना तो पतले होने चाहिए और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो जिस तरह के पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए गए पोस्ट कार्ड होते हैं, उसी तरह की मोटाई की आप कह सकते हैं, उसी तरह के थिन या फिर उसी तरह के फ्लेक्सिबल प्राइवेट मैन्युफैक्चर के पोस्ट कार्ड भी होने चाहिए, तभी उनको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। फोल्डेड पेपर टाइप, यानी कि एक पेपर है, ठीक है, इस तरह से आपने उसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके आपने उसका पोस्ट कार्ड बना दिया। पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मेड बाय फोल्डिंग एंड और पेस्टिंग टुगेदर 2 or more layers of paper कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज अ पोस्ट कार्ड। अब मान लीजिए आप ये एक पोस्ट कार्ड तैयार करते हैं निजी निर्माण वाला, कैसे करते हैं, आपने एक पेज लिया, उसको फोल्ड कर दिया, उसको 3-4 बार फोल्ड कर दिया, वो थोड़ा सा मोटा हो गया, तो आप उसको पोस्ट कार्ड की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने क्या किया, एक पेपर लिया, उसके साथ दूसरा पेपर चिपकाया, फिर तीसरा पेपर चिपकाया, तो इस तरह के आप 2 या 2 से ज़्यादा लेयर वाले पेपर यूज़ कर लेते हैं, उनको आपस में चिपका देते हैं, तो उनको भी पोस्ट कार्ड की तरह डाक के माध्यम से ट्रांसमिट या प्रेषित नहीं किया जाएगा। All reply postcards of private manufacturer must display the title postcard। जितने भी प्राइवेट मैन्युफैक्चर के या निजी निर्माण वाले पोस्ट कार्ड होते हैं, उनके ऊपर क्या टाइटल होना चाहिए, उनके ऊपर भी पोस्ट कार्ड लिखा होना चाहिए। कहाँ पे लिखा होना चाहिए, एड्रेस साइड के ऊपर। बट दिस टाइटल इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर सिंगल कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। लेकिन निजी निर्माण वाले जो सिंगल कार्ड होते हैं, उनके मामले में ये टाइटल ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये टाइटल अनिवार्य नहीं है। इनके जो सिंगल कार्ड प्राइवेटली मैन्युफैक्चर के रूप में तैयार किए जाएंगे, उनके ऊपर पोस्ट कार्ड शीर्षक लिखा हुआ हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। रिप्लाई हाफ्स ऑफ रिप्लाई कार्ड्स मस्ट वेयर दी वर्ड पोस्ट कार्ड एंड रिप्लाई। जो रिप्लाई हाफ होते हैं, जैसे रिप्लाई पोस्ट कार्ड है तो उसका जो रिप्लाई वाला हिस्सा है उसके ऊपर क्या शब्द लिखे होने चाहिए, पोस्ट कार्ड तथा रिप्लाई, ये शब्द लिखे होने चाहिए। पोस्ट कार्ड भी लिखा होना चाहिए और साथ में रिप्लाई भी लिखा होना चाहिए। वट एवर इज प्रिंटेड ऑन एड्रेस साइड ऑफ इनलैंड पोस्ट कार्ड इशूड बाय पोस्ट ऑफिस इज आल्सो परमिसिबल ऑन द एड्रेस साइड ऑफ कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। फिर डाक घर द्वारा जो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं, उनके पते वाली साइड में जो कुछ भी छपा होता है,
गया। डाकघर के द्वारा जो पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं उन पोस्ट कार्डों के एड्रेस साइड पर जो भी प्रिंट किया हुआ होता है वही सेम चीज आपको प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले कार्ड्स के ऊपर प्रिंट करने की अनुमति होती है। क्लोज नंबर है आपके पास 111 स्पेशल रूल्स। अ पोस्ट कार्ड मस्ट नॉट बी फोल्डेड, कट और अदरवाइज अल्टर्ड। कोई भी पोस्ट कार्ड आप फोल्ड नहीं करेंगे, उसको कट नहीं किया जाएगा और ना ही उसको अल्टर करना है। एक्सेप्ट दैट द इम्प्रेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स मे बी परफोरेटेड विद इनिशियल्स, नोर मे अ पोस्ट कार्ड बी एनक्लोज्ड इन अ कवर ऑफ एनी काइंड। तो जब भी पोस्ट कार्ड भेजना है ना तो आप इसको फोल्ड करेंगे, ना ही कट करेंगे और ना ही इसको अल्टर किया जाएगा और ना ही किसी भी तरह के कवर में संलग्न करके आप इसको भेजेंगे। अब जो पोस्ट कार्ड होते हैं इसमें आपके कम्युनिकेशन की कोई भी सीक्रेसी नहीं होती है। कार्ड होता है उसी के ऊपर अपना जो संचार लिखेंगे और वैसे ही उसको भेज देंगे। तो इसको किसी भी कवर में डाल के आप नहीं भेजेंगे। The right hand half of the address side of a postcard is in all cases reserved for the address of the recipient। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए आपके पास क्या है पोस्ट कार्ड, मैंने इसके दो हिस्से बना दिए। राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड इन ऑल केसेस रिजर्व्ड फॉर एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। राइट हैंड साइड यानी कि ये वाला हिस्सा जो होगा पोस्ट कार्ड का हमेशा किसके लिए आरक्षित रहेगा? रेसिपेंट या प्राप्तकर्ता के पते के लिए आरक्षित रहेगा। तो पोस्ट कार्ड का जो राइट हैंड हाफ होता है एड्रेस साइड वाला वो प्राप्तकर्ता के पते के लिए आरक्षित रहेगा। For the postage stamps or impressions of stamping machine necessary for prepayment, which should be as far as possible be affixed in the upper right hand corner। अब एक तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इस वाले पोर्शन में प्राप्तकर्ता या रेसिपेंट का एड्रेस लिखा जाएगा। इसके अलावा डाक शुल्क के भुगतान के लिए जो डाक टिकट या इम्प्रेशंस लगाई जाएंगी वो भी इसी साइड लगाई जाएंगी। और जहाँ तक को आपने पॉसिबल हो, जहाँ तक ऐसा हो सके आपने कोशिश करनी है कि जो भी डाक टिकट या इम्प्रेशन लगाई जाएगी डाक शुल्क के भुगतान में उसको हमेशा इस वाले कोने में लगाने की कोशिश करनी है। कहाँ पे? अपर राइट हैंड कॉर्नर में लगाने की कोशिश करनी है। एंड फॉर दी पोस्टल डायरेक्शन रजिस्टर्ड एंड एक्नॉलेजमेंट ड्यू। और इसके साथ साथ में जैसे आपने अगर कोई पोस्ट कार्ड रजिस्टर किया हुआ है, अगर उसके साथ एक्नॉलेजमेंट है, तो इस तरह के जो भी डाक निर्देश होते हैं उनको देने के लिए आरक्षित जगह भी कौन सी होती है? राइट हैंड हाफ होती है। तो अगर ये पोस्ट कार्ड है तो इसका जो राइट हैंड वाला हिस्सा है किस किस चीज के लिए आरक्षित रहेगा? प्राप्तकर्ता के पते के लिए, डाक शुल्क के भुगतान में डाक टिकट या इम्प्रेशन लगाने के लिए, और जहां तक हो सके डाक टिकट या इम्प्रेशन अपर राइट हैंड कॉर्नर में लगाई जाएगी। इसके अलावा पोस्टल डायरेक्शंस जैसे रजिस्टर्ड है या एक्नॉलेजमेंट ड्यू है उनको देने के लिए भी राइट हैंड हाफ ही रिजर्व होगा, आरक्षित होगा। बट द लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड, लेकिन एड्रेस साइड का जो लेफ्ट हैंड हाफ होगा यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो किस चीज के लिए रहेगा? तो राइट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड एज वेल एज बैक में बी यूज्ड बाय द सेंडर फॉर द पर्पस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो ये वाला जो पोस्ट कार्ड का हिस्सा होगा और इसके बैक साइड जो होगी वो किसके लिए रहेगी? प्रेषक द्वारा अपना संचार या जो भी उसका कम्युनिकेशन है वो लिखने के लिए आरक्षित होगी। तो लेफ्ट हैंड हाफ और बैक साइड ऑफ पोस्ट कार्ड किसके लिए रिजर्व रहेगी? सेंडर के कम्युनिकेशन या संचार के लिए। A small space marked off by fine lines or minute dots to indicate the place where the postage stamps should be affixed is allowed on the upper right hand corner of address side of postcard। डाक टिकट लगाने के लिए पते की ओर के ऊपरी दाहिने कोने में ऊपर की ओर छोटा स्थान महीन लाइनों या मिनट डॉट्स द्वारा चिन्हित किया गया होगा। अब कहाँ पे जो डाक टिकट लगाए जाएंगे? हमने कर लिया कि अपर राइट हैंड कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पे क्या लगाए जाएंगे? डाक टिकट लगाए जाएंगे। डाक टिकटों को लगाने की जो जगह है उसको क्या किया जाता है? महीन फाइन लाइंस, बिल्कुल पतली लाइनों या छोटे छोटे बिंदुओं के साथ दर्शाया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा? इस तरह की बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस होंगी या इस तरह के बिल्कुल डॉट होंगे। इसका अर्थ होगा कि उस स्थान पर आपने डाक टिकट लगाने हैं।
सुपरस्क्रिप्शंस एयरमेल एंड लेट फीस पेड आर ओब्लिगेटरी। सुपरस्क्रिप्शन एयरमेल या फिर लेट फीस पेड, इस तरह की सुपरस्क्रिप्शंस अनिवार्य होती हैं जब भी ऐसा होता है। अगर वो हवाई डाक के माध्यम से भेजनी है या लेट फीस दी गई है तो इस तरह की सुपरस्क्रिप्शन भी उनके ऊपर लिखनी ज़रूरी हो जाती है। सुपरस्क्रिप्शंस सच एज टू अवेट अराइवल और टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर और ऑन पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल आर आल्सो परमिसिबल। फिर पोस्ट कार्ड को आप कैसे भेज सकते हैं? पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेज सकते हैं। पोस्ट रेस्टेंट के रूप में अगर आप भेजेंगे तो जो भी सुपरस्क्रिप्शंस इसमें दी जा सकती हैं कि आगमन की प्रतीक्षा की जाए या बुलाए जाने तक रखा जाए, इस तरह की सुपरस्क्रिप्शंस या ऊपरी लेख भी इसके ऊपर दिए जा सकते हैं। दीज सुपरस्क्रिप्शंस आर टू बी नोटेड ऑन दी टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। तो ये भी कहाँ पे दी जाएंगी? सुपरस्क्रिप्शंस राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर दर्ज की जाएंगी। नथिंग में बी अटैच्ड टू पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी अटैच नहीं किया जाना चाहिए सिवाय स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज और अदर पोस्टल फीस और स्टैम्प ड्यूटी। अगर डाक शुल्क के भुगतान में डाक टिकट लगाने हैं तो वो आप पोस्ट कार्ड के साथ लगा सकते हैं। अ गम्ड लेबल वेयरिंग completely adhere to card and wearing the name and address of the person to whom card is sent। उसके बाद एक गम्ड लेबल, गोंद लगा हुआ लेबल जो कार्ड के साथ पूरी तरह से चिपका होना चाहिए, जिसके ऊपर क्या हो सकता है? उस कार्ड को भेजने वाले व्यक्ति का नाम और पता हो सकता है। तो उस गम्ड लेबल को, गोंद लगे लेबल को भी आप पोस्ट कार्ड के साथ चिपका सकते हैं। अ सिमिलर लेबल नॉट एक्सीडिंग 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1.8 सेंटीमीटर इन विड्थ वेयरिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर ऑफ द कार्ड। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास कि जिसके लिए कार्ड भेजा गया है उस व्यक्ति का नाम और पता एक गम्ड लेवल के ऊपर कार्ड के साथ पूरी तरह से अगर चिपका हुआ है तो उसकी अनुमति है। उसी तरह से उस कार्ड के प्रेषक के लिए भी एक लेवल चिपकाया जा सकता है जो 5 सेंटीमीटर बाई 1.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद और क्या है? एनग्रेविंग्स, इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स एंड फोटोग्राफ्स और वेरी थिन पेपर एंड कंप्लीटली अडेरेंट टू कार्ड। अब पोस्ट कार्ड के साथ बहुत ही पतले कागज पर किरणन, चित्रण, रेखा चित्र और तस्वीरें पूरी तरह से कार्ड के साथ अगर चिपका के भेजते हैं तो पोस्ट कार्ड के साथ भेज सकते हैं, अनुमति है। Another postcard intended for a reply from the addressee, either properly stitched or otherwise securely attached to the postcard without obstructing the address of addressee on the postcard। इसके अलावा प्राप्तकर्ता से उत्तर प्राप्त करने के लिए एक अन्य पोस्टकार्ड उसके साथ आप लगा सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, जो कि पते को पढ़ने में कोई भी बाधा ना उत्पन्न करे। इस तरह से आपने पोस्ट कार्ड के साथ लगाना है। तो इन चीज़ों को छोड़कर अन्य किसी भी चीज़ को पोस्ट कार्ड के साथ अटैच करने की, संलग्न करने की अनुमति नहीं होगी। स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी में बी अफिक्स्ड ओनली टू द बैक ऑफ द पोस्ट कार्ड। ठीक है। स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए जो डाक टिकट लगाए जाएंगे उनको पोस्ट कार्ड के हमेशा अपने बैक साइड में लगाना है। द आर्टिकल्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ बी एंड सी मे बी अफिक्स्ड आइदर टू बैक और टू लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड। और इसके अलावा बी और सी में जो हमने किए, कौन कौन से किए? ये वाले किस तरह के जो लेबल लगाए जाते हैं उनके मामले में जो डाक टिकट लगाए जाएंगे वो बैक साइड में भी लगाए जाते हैं और फ्रंट साइड के लेफ्ट साइड में भी लगाए जा सकते हैं। द रिप्लाई हाफ्स ऑफ रिप्लाई पेड कार्ड्स कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाई ओरिजिनल सेंडर फॉर सच कार्ड्स। देखिए यहाँ पे जब पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। रिप्लाई पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा तब भी उसकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, लेकिन रिप्लाई पोस्ट कार्ड का जो रिप्लाई वाला हिस्सा है उसके लिए ओरिजिनल सेंडर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। अगर उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो कौन करेगा? उस रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड के एड्रेसी द्वारा की जाएगी। द सेंडर ऑफ अ रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड इज रिकमेंडेड टू इंडिकेट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन एड्रेस साइड of a reply half. The reply postcard should be folded so that the portion wearing the address's name shall be outside। उत्तर पोस्टकार्ड भेजने वाले को यह सलाह दी जाती है कि वो उत्तर के आधे हिस्से में अपना नाम और पता इंगित करें और जो उत्तर पोस्ट कार्ड को जब आप फोल्ड करेंगे तो इस तरह से फोल्ड करना है कि प्राप्तकर्ता के नाम वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहे।
क्लोज नंबर 112 है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। तो जो भी पोस्ट कार्ड के लिए निर्धारित शर्तें हैं, अगर उन शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई पोस्ट कार्ड पाया जाता है, अगर कोई भी पोस्ट कार्ड अनपेड है तो वितरण के समय दोगुने डाक शुल्क लिए जाएंगे। इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड है तो कमी के दोगुने शुल्क आपसे लिए जाएंगे। कंडीशंस रिगार्डिंग साइज एंड थिकनेस इनफ्रिंग्ड ट्रीटेड एज लेटर। पोस्ट कार्ड के लिए जो साइज या थिकनेस निर्धारित है, अगर उनका उल्लंघन करते हुए वो पाया जाता है तो इस तरह के पोस्ट कार्ड को लेटर या पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा। If inland postcard addressed to a country served by foreign post treated as insufficiently paid postcard and returned to sender। अगर inland postcard को अंतर्देशीय postcard को किसी ऐसे देश के लिए भेजा जाता है जहाँ पे फॉरेन पोस्ट के माध्यम से सेवा प्रदान की जाती है तो इस तरह के postcard को insufficiently या आधे अधूरे भुगतान वाला postcard माना जाएगा और प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अगर उसके ऊपर सेंडर का एड्रेस नहीं है तो उसको आरएलओ को पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। When पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज लेटर, जब भी किसी पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, अमाउंट ऑफ रिकवरी क्या होगी? डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पेएबल ऑन लेटर एंड द पोस्टेज ऑलरेडी पेड। ठीक है, जब भी किसी पोस्ट कार्ड को पत्र की तरह ट्रीट किया जाता है तो उसके ऊपर कितने चार्जेस लिए जाएंगे? डिफरेंस निकाला जाएगा। मिनिमम पोस्टेज पेएबल ऑन लेटर, एक पत्र के ऊपर लिए जाने वाले न्यूनतम डाक शुल्क कितने हैं? 5 रुपये। एंड पोस्टेज ऑलरेडी पेड ऑन पोस्ट कार्ड, और जो चार्जेस आपने पोस्ट कार्ड के लिए ऑलरेडी दे दिए हैं उनका डिफरेंस निकाला जाएगा। अगर पोस्ट कार्ड के लिए आपने 1 रुपये दिया है तो लेटर के लिए जो मिनिमम पोस्टेज रेट है वो 5 रुपये, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे डिफरेंस बिटवीन दी मिनिमम पोस्टेज पेएबल ऑन लेटर की, एक पत्र के ऊपर जो न्यूनतम डाक शुल्क लगता है वो माइनस जो आपने ऑलरेडी उस पोस्ट कार्ड के लिए पोस्टेज चार्जेस दे दिए हैं, उनका डिफरेंस जो आएगा वो आपको इसके लिए देना होगा। इसमें मिनिमम कम से कम 1 रुपया तो आपको देना ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 113, रिकॉर्डेड डिलीवरी। इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स आर एक्सेप्टेड फॉर बुकिंग एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज आफ्टर ऑब्टेनिंग रिसिप्ट, देयरफॉर रिकॉर्डेड डिलीवरी अंडर कंडीशंस। अंतर्देशीय डाक वस्तुएं सभी डाक घरों में रसीद प्राप्त करने की बुकिंग के लिए स्वीकार की जाती हैं। इनलैंड पोस्टल आर्टिकल जितने भी हैं उनको सभी बुकिंग पोस्ट ऑफिसेज में एक्सेप्ट किया जाता है। कैसे? आफ्टर ऑब्टेनिंग रिसिप्ट, therefore recorded delivery under conditions। recorded delivery is available to all classes of postal articles for which registered service is available। उन सभी डाक वस्तुओं के लिए जिनके लिए पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, जितनी भी डाक वस्तुएं जिनके लिए रजिस्टर्ड सर्विस उपलब्ध होती है उनके लिए रिकॉर्डेड डिलीवरी भी आपको उपलब्ध होगी पार्सल को छोड़कर, लेकिन उनका वितरण केवल भारत के भीतर ही किया जाना होगा। तो ये सेवा भारत में वितरण के लिए उन सभी वर्गों के लेखों के लिए उपलब्ध है जिनके लिए पंजीकृत सेवा उपलब्ध होगी। Recorded delivery articles should carry the superscription recorded delivery। recorded delivery के अंदर जो भी आर्टिकल भेजे जाएंगे उनके ऊपर क्या ऊपरी लेख होगा? recorded delivery लिखा होगा। and we प्रीपेड विद दी अप्रोप्रिएट पोस्टेज, और जो भी इनके ऊपर निर्धारित शुल्क होगा उसको आपने प्रीपेड करना है, उसका पूरा भुगतान जरूरी है। एंड दी प्रेस्क्राइब्ड फीस पर आर्टिकल, और रिकॉर्डेड डिलीवरी के लिए पर आर्टिकल के हिसाब से जो भी शुल्क बनता है उसका भी आपको पूर्व भुगतान करना होगा। आर्टिकल्स शुड बी प्रेजेंटेड एट दी काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसके लिए जो भी डाक वस्तु है आपको वो काउंटर पर प्रस्तुत करनी पड़ेगी अलोंग विद द रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉरम। और इसके साथ जिस भी आर्टिकल के लिए आप रिकॉर्डेड डिलीवरी चाहते हैं उस आर्टिकल को आपने पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर प्रस्तुत करना है। कैसे करना है? रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग, एक ये फॉर्म होता है RD1 इसे कहा जाता है, इस फॉर्म के साथ प्रस्तुत करना होता है। इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल इंटीमेशन टू सेंडर इज रिक्वायर्ड, अगर आप चाहते हैं प्रेषक जो है आर्टिकल को भेज रहा है वो ये चाहता है कि जब रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल का वितरण हो जाएगा
तो रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के लिए वो क्या चाहता है, वो चाहता है एक इंटीमेशन, एक सूचना चाहता है। तो इसके लिए उसे जो भी शुल्क होगा उसके अलावा उसको एडिशनल फीस इस चीज़ के लिए देनी होगी। और जब वो इस तरह की इंटीमेशन की रिक्वायरमेंट रखता है, द वर्ड आई एस एडेड आफ्टर सुपरस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड डिलीवरी, रिकॉर्डेड आर्टिकल के ऊपर, रिकॉर्डेड डिलीवरी वाले आर्टिकल्स होंगे उनके ऊपर जो सुपरस्क्रिप्शन लिखी होगी रिकॉर्डेड डिलीवरी, उसके साथ में आई एस वर्ड लिख दिया जाएगा। कब लिख दिया जाएगा, जब भी किसी रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के बारे में प्रेषक को इंटीमेशन चाहिए तो उसको क्या करना होगा, एडिशनल फीस इसके लिए देनी होगी, अतिरिक्त शुल्क इसके लिए देना होगा। और इस मामले में रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के ऊपर जो रिकॉर्डेड डिलीवरी सुपरस्क्रिप्शन लिखी जाएगी उसके साथ आई एस शब्द भी जोड़ दिया जाएगा। कहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, इस सुपरस्क्रिप्शन के बाद जोड़ा जाएगा। The article should contain, in addition to name and sender of addressee, the name and address of the sender. Recorded delivery article के लिए प्रेषक का भी पता होना चाहिए, प्रेषक का नाम भी होना चाहिए, उसी तरह से एड्रेसी का नाम और पता भी होना चाहिए। आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ द आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग, बुकिंग के लिए लेख प्रस्तुत करने एंड रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग का फॉर्म प्रस्तुत करने के बाद द सेंडर पोस्ट ऑफिस रिटर्न्स टू द सेंडर द रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग साइंड एंड डेट स्टैम्प इन टोकन ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो जो भी रिकॉर्डेड डिलीवरी के तहत आप आर्टिकल भेजना चाहते हैं वो आर्टिकल साथ में रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग का फॉर्म, ये दोनों चीज़ें जब प्रेषक के द्वारा डाकघर काउंटर पर प्रस्तुत की जाएंगी, पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, प्रेषक को रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग वाला फॉर्म वापस करेगा। कैसे करेगा, हस्ताक्षर करने के बाद और उसके ऊपर डेट स्टैंप लगाने के बाद ऑथेंटिकेशन के रूप में, प्रमाणीकरण के रूप में। एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, वितरण कार्यालय में, आर्टिकल्स एक्सेप्टेड अंडर दिस सर्विस आर डिलीवर्ड टू एड्रेसी अंडर अ रिसिप्ट एंड सेंडर विल आल्सो इंटीमेटेड इफ फीस फॉर द इंटीमेशन हैज बीन पेड। तो वितरण के कार्यालय में, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में इस सेवा के तहत स्वीकार किए गए सभी लेख रसीद के तहत प्राप्तकर्ता को वितरित किए जाएंगे। रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल्स का जब वितरण किया जाएगा तो इसके लिए रसीद के ऊपर एड्रेसी या प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। और अगर सेंडर ने, अगर प्रेषक ने उस आर्टिकल की इंटीमेशन के लिए एडिशनल फीस दी है तो उसकी इंटीमेशन भी प्रेषक को भेजी जाएगी। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनी आर्टिकल बुक्ड अंडर दिस सर्विस, इस सेवा के तहत बुक किए गए किसी भी आर्टिकल के बारे में कोई भी अगर आपको कंप्लेंट करनी है, मे बी प्रेफर्ड विद इन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ बुकिंग ऑफ आर्टिकल, लेख की बुकिंग की तारीख से 2 महीने के भीतर आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के बारे में आपने कोई भी कंप्लेंट करनी है, आर्टिकल की बुकिंग की डेट से 2 महीने के भीतर आप कर सकते हैं। एंड शैल इंटर आलिया कंटेन the date and number of record of posting and the name of office of booking। और उसके साथ साथ जो कंप्लेंट आप देंगे इसके साथ साथ आपको आर्टिकल पोस्ट करने की तारीख, पोस्टिंग के रिकॉर्ड की संख्या, बुकिंग के कार्यालय का नाम, ये सारी चीज़ों को भी कंप्लेंट में शामिल करना होगा। No compensation will be payable by the Department of Post for the loss of or damage to postal articles or a part thereof or delay in delivery in respect of an article sent under this service। रिकॉर्डेड डिलीवरी सेवा के तहत जो भी आप आर्टिकल भेजेंगे उसके संबंध में अगर डाक सामग्री या उसका कुछ हिस्सा गुम हो जाता है, उसको क्षति हो जाती है या फिर वितरण में देरी हो जाती है तो डाक विभाग द्वारा इस सेवा के तहत भेजे गए आर्टिकल के लिए आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। The articles sent under this service are not treated as registered, nor does the certificate issued at the time of posting confirm any proof of nature of content। इस सेवा के तहत भेजे गए लेखों को रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है और ना ही जो आपका पोस्टिंग का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा पोस्टिंग के समय आपको दिया जाएगा उसमें इस चीज़ का ना ही कोई प्रूफ होगा कि आपके आर्टिकल में क्या सामग्री थी, उसकी प्रकृति क्या थी। तो जो भी आप इस सेवा के तहत, रिकॉर्डेड डिलीवरी सेवा के तहत आर्टिकल भेजेंगे उनको पंजीकृत नहीं माना जाएगा और ना ही पोस्टिंग के समय जारी किया गया प्रमाण पत्र सामग्री की प्रकृति का कोई प्रमाण आपको प्रदान करता है। The sender of recorded delivery article may post the article after prescribed hour of business on payment of prescribed late fees।
सेंडर ऑफ रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल में पोस्ट द आर्टिकल आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड आवर ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड लेट फीस, यानी कि जो रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल है वो बिजनेस के लिए यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो कार्य समय है उसकी समाप्ति के बाद भी पोस्ट किए जा सकते हैं निर्धारित विलंब शुल्क के भुगतान पर। द फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ऑफ आरडी आर्टिकल्स विद लेट फीस इज आल्सो अवेलेबल एट दोज आरएमएस ऑफिसेज व्हिच एक्सेप्ट रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विद लेट फीस। विलंब शुल्क के साथ आरडी लेख की बुकिंग उन आरएमएस कार्यालयों में भी की जाती है जो विलंब शुल्क के साथ पंजीकृत वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे आरएमएस ऑफिस जो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की लेट फीस के साथ बुकिंग करते हैं वो आरडी रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल्स की बुकिंग भी कर सकते हैं लेट फीस के साथ। क्लोज नंबर 114 है क्विक मेल सर्विस के बारे में। क्विक मेल सर्विस या क्यूएमएस सर्विस के बारे में। क्विक मेल सर्विस इज अवेलेबल बिटवीन ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया। क्विक मेल सर्विस जो है कहाँ पे उपलब्ध होगी? इज अवेलेबल बिटवीन ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी राज्यों की राजधानी शहरों के बीच में और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में और कुछ सम अदर इम्पोर्टेंट टाउन्स इन इंडिया, भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों के बीच में भी क्विक मेल सर्विस उपलब्ध है। अंडर दिस सिस्टम फर्स्ट क्लास मेल, पोस्ट कार्ड इन लेटर कार्ड एंड लेटर्स गेट्स क्विकेस्ट डिस्पोजल एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग एंड एयरलिफ्टेड wherever possible। क्यूएमएस सेवा में क्या होता है, जितनी भी फर्स्ट क्लास की आर्टिकल्स होते हैं, प्रथम श्रेणी की डाक होती है, उसको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में क्विकेस्ट डिस्पोजल दिया जाता है, यानी कि उनका तुरंत ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में निपटान किया जाता है और जहां पर भी पॉसिबल हो उनको एयरलिफ्ट किया जाता है। बट डिलीवर्ड अलोंग विद ऑर्डिनरी आर्टिकल्स एट डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, सिर्फ ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में उनको क्विकेस्ट डिस्पोजल दिया जाता है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में उनकी अन्य आर्टिकल्स या सामान्य लेखों के साथ ही डिलीवरी की जाती है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर क्विक मेल सर्विस। क्यूएमएस सर्विस के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। कंडीशंस की बात करें तो क्यूएमएस लेखों के मामले में एड्रेस के एंड में आपको पिन कोड जरूर लिखना होता है। क्यूएमएस आर्टिकल्स शुड बी पोस्टेड इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस। क्यूएमएस आर्टिकल्स को आप स्पेशल लेटर बॉक्सेस में भी पोस्ट कर सकते हैं। कौन से लेटर बॉक्सेस में? जिनके ऊपर येलो स्ट्रिप होती है और क्यूएमएस मार्क किया गया होता है। क्यूएमएस आर्टिकल्स शुड बी फुली प्रीपेड और क्यूएमएस आर्टिकल्स जो है वो पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। इसमें हमने फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के बारे में किया। 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं में जो आते हैं, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम द्वितीय श्रेणी की डाक के बारे में करना शुरू करेंगे। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी बुक्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा साइट का, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। याद करेंगे तो सिर्फ याद ही कर पाएंगे, अन्य और चीज़ों के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। अच्छे से आप इनको समझिए, समझ के इनको छोड़ दीजिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको डायमेंशंस याद करनी है, वेट लिमिट्स याद करनी है, उसके अलावा याद करने वाला कुछ नहीं है। जस्ट आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस आपके सामने होती हैं, तो आपने समझा होगा, आप तुरंत ऑप्शन देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। इस तरह से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, वहाँ फिर आपको रिपीट हो जाएंगी। धन्यवाद।